कोर्ट को लेकर के सवाल है कि आने वाले 2026 के चुनाव में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस की? देखिए, जो इंसान यहाँ का असेंबली में अभी टीएमसी के तरफ से मिनिस्टर हैं, एक तो जहनी तौर पर वो बिल्कुल बैंकरप्ट है, दिवालिया है। तो इनके राज में भी बायां मुहाज की तरह बंद ही हो रहा है। बंद कारखाने को खोलने का इनके पास कोई मंसूबा नहीं। सर, आपने बायां मुहाज की बात की है, आपके साथ अलायंस में रही है बायां मुहाज। अभी 2026 में भी देखा जा रहा है कि अगर अलायंस में हम लोग थे तो गलत किया था, इसलिए कि आइडियोलॉजिकली हमारा उनका कहीं मेल नहीं खाता, और इसीलिए यहाँ की अवाम ने हमें सबक सिखाया है ज़ीरो बनाकर। अगर उनके साथ नहीं जाते तो शायद हम लोग ज़ीरो नहीं होते। कम से कम आइडियोलॉजिकली क्या लगता है सर, 26 में टीएमसी के साथ हो सकता है क्या? नहीं। इंडिया अलायंस में। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज बुधवार कोलकाता के इकबालपुर लेन में स्थित केएमसी वार्ड नंबर 78 में अल्लामा इकबाल स्कूल के करीब वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए पार्टी ऑफिस का ओपनिंग हुआ। ये पार्टी ऑफिस का रस्मी इनॉग्रेशन वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहतरम श्री शुभंकर सरकार साहब के हाथों मुकम्मल हुआ। इफ्तिताई तकरीब में कांग्रेस के कई ज़बरदस्त रहनुमा, कमिटेड लोकल नेता और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता भी शिरकत फरमाए। जिन शख्सियतों ने इस महफिल को और भी पुरवकार बनाया, उनमें शामिल थे श्री प्रदीप प्रसाद, सेक्रेटरी साउथ कोलकाता वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस, INTUC वेस्ट बंगाल स्टेट के सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मा कमर साहब, आकिब गुलजार साहब, तबरेज़ आलम साहब, नौशाद आलम साहब, शौकत सिद्दीकी साहब और कई दीगर अजीम लोग। इस पुरमकसद इवेंट की सरपरस्ती और तंजीम का शानदार काम अंजाम दिया एडवोकेट जनाब अबू नासिर लस्कर साहब, फैज़ साहब और वार्ड नंबर 78 के मोहतरम टीम। इस खास मौके पर कई नई चेहरों ने कांग्रेस के हाथ थामकर अपना भरोसा पार्टी में जताया। ये कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद, एक नई ताकत है। और सबसे अहम पैगाम दिया खुद प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार साहब ने। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, अगर हमें पार्टी को मजबूत करना है तो सबसे पहले बूथ को मजबूत बनाना होगा। बूथ लेवल वर्कर्स ही हमारी असल ताकत है। उन्होंने 2026 के आने वाले वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के फ्यूचर रोड मैप का भी तस्करा किया। कांग्रेस की लेगेसी, उसका सेकुलर जज्बा और दूसरी पार्टियों से बेहतरी का फ़र्क भी उनके कालिमात में नुमाया था। कोलकाता की सियासत में कांग्रेस का ये नया कदम सिर्फ एक ऑफिस की इफ्तिताह नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नई इरादे का भी आगाज़ है। और क्या कुछ कहना है मेहमान ख़ास और मुनज़्ज़मीन ने, ये सब कुछ देखिए इस ख़ास रिपोर्ट में, सिर्फ दी लोकल जर्नलिस्ट न्यूज़ पर। বলুন স্যার, এই কোর্ট অঞ্চলে আপনি কথা বললেন যে সংগঠন নিয়ে কাজ করতে হবে, যেরকম বিজেপির পান্না প্রমুখ আছে, তো এখানে কীরকম আপনারা কি স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করবেন? देखिए, दूसरी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उससे हमारा बेटर स्ट्रक्चर है, बट उनका साथ पुलिस है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर काम करने के लिए मुसीबत में पड़ जाता है। आप देखिए, भाजपा जब कोई पुलिस स्टेशन में जाता है, उनका FIR एक्सेप्ट होता है, हमारा FIR एक्सेप्ट नहीं होता है। क्यों? उनका जो FIR करने जाता है, उनका साथ सेंट्रल पुलिस होता है, और कांग्रेस का पास ना स्टेट का पुलिस ना सेंट्रल का पुलिस। ये मुसीबत हमारा, और झूठा केस भी डल रहा है, इसका कारण हमारा कुछ तकलीफ है। मैं जितना सोचता हूँ, जनता जिसका साथ है, दूसरी कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। आने वाला दिन में देखिए, देश अभी इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, अभी कांग्रेस को याद कर रहा है, राहुल गांधी को चाह रहा है। तो आने वाला दिन में जो चमत्कार बनेगा, वो चमत्कार यही है, नौकरी चाहिए तो कांग्रेस को लेके आइए, आपको चिकित्सा चाहिए तो कांग्रेस को लेके आइए, आपको एजुकेशन चाहिए तो कांग्रेस को लेके आइए, करप्शन हटाना है तो कांग्रेस को लेके आइए, समाज में कोई अच्छा काम करने वाला ढूंढना है तो कांग्रेस को ढूंढिए। और रास्ता में चलने का समय कांग्रेस को कोई
उंगली उठा के नहीं बोल सकता है ये गलत आदमी जा रहा है, ये करप्टेड आदमी जा रहा है। सबसे ताकत कांग्रेस का आज का दिन में जनता का बीच में ये ताकत है और 2026 का चुनाव में बहुमत का साथ कांग्रेस क्षमता में आएंगे। आज का आप लोगों का इंडिया अलायंस है ममता बनर्जी का, और यहाँ बंगाल में क्या लगता है दादा 2026 चुनाव को लेकर के यहाँ पर क्या रहेगा या फिर इंडिविजुअल लड़ाई होगा? देश में भाजपा और आरएसएस का जो तानाशाही चल रहा है, जो संविधान को खत्म करने का प्रयास चल रहा है, उसका विरोध में ये इंडिया एक गठबंधन बना है, अलायंस बना है। बंगाल में इंडिया अलायंस का दो पार्टनर है, एक टीएमसी है, एक लेफ्ट है। कांग्रेस अपना माफिक पैदल चल रहा है, बाएं कौन है दाएं कौन है, कौन जो कांग्रेस का साथ एक साथ में चलना चाहते हैं, चल सकते हैं, वो कांग्रेस का साथ आके एक साथ में चलेगा। कांग्रेस बायां ना देखेगा ना दायां देखेगा, आज की इस पार्टी कांग्रेस सामने चलेंगे। कमर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। आज वार्ड 78 में जो पार्टी ऑफिस की रस्म इफ्तिताह हुई है, आप तमाम लोगों की सरपरस्ती में। कोलकाता पोर्ट को लेकर के सवाल है कि आने वाले 2026 के चुनाव में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस की? देखिए, जो इंसान यहाँ का असेंबली में अभी टीएमसी के तरफ से मिनिस्टर हैं, एक तो जहनी तौर पर वो बिल्कुल बैंकरप्ट है, दिवालिया है, क्योंकि कब क्या बोलना है, कब क्या बोलना है वो समझते नहीं। दूसरी बात यह है कि हम तो इतना ही उनसे गुजारिश करते हैं कि जिस कलकत्ता को उन्हीं के पार्टी का मेयर सुब्रत मुखर्जी जिस कलकत्ता को दिया था, कम से कम कलकत्ता को उसी जगह में ले जाओ, क्योंकि सुब्रत मुखर्जी के वक्त में बेआईनी मकान नहीं बनता था, लोगों की जानें नहीं जाती थी। देखिए, छोटा बिजनेसमैन है, मकान बनाने वाला है या आम आदमी है, तो 5 से 10 गुना बिल्डिंग प्लान का रेट बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया। आप पानी का लाइन लेंगे, अगर पहले 50,000 लगता तो 1.5 लाख लगेगा। ये तमाम बोझ लोगों पर पड़ रहा है, ठीक है, जबकि वो गरीबों के इलाका का नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि यहाँ 150 से ज़्यादा बड़ा कल कारखाना बंद हुआ 34 साल में। बाया मुआवजा बंद कराया, जो बचा हुआ था बहुत सारा कारखाना का मैं नाम बोल सकता हूँ, उन तमाम कारखानों को अभी ब्रिटानिया बंद हुआ। आपका बीबीजी का यहाँ से उठ गया, ठीक है। उसके बाद अभी एक जापानीज़ कंपनी थी तारातल्ला में, वो DIC वो बंद हुआ है, उसमें काफ़ी लोग बेकार हुए हैं। तो इनके राज में भी बाया मुहाज की तरह बंद ही हो रहा है। बंद कारखाने को खोलने का इनके पास कोई मंसूबा नहीं। सर, आपने बाया मुहाज की बात की है, आपके साथ अलायंस में रही है बाया मुहाज, अभी 2026 में भी देखा जा रहा है कि अगर अलायंस में हम लोग थे तो गलत किया था, इसलिए कि आइडियोलॉजिकली हमारा उनका कहीं मेल नहीं खाता, और इसीलिए यहाँ की अवाम ने हमें सबक सिखाया है ज़ीरो बनाकर। अगर उनके साथ नहीं जाते तो शायद हम लोग ज़ीरो नहीं होते। आइडियोलॉजिकली क्या लगता है सर, 26 में टीएमसी के साथ हो सकता है क्या? नहीं, इंडिया अलायंस में वो भी देखिए, कांग्रेस तो रीजनल पार्टी नहीं है। कांग्रेस जो है ये पैन इंडिया पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो कांग्रेस जो नेशनल सतह पर जो डिसीजन लेता है वही होगा। लेकिन मैं उस मीटिंग में था जिसमें राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तमाम लोग थे। हम लोग की बातों को उन्होंने सुना, समझा, और ये वादा किया है कि हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अकेला ही लड़े यहाँ बंगाल में, क्योंकि हमारी ताकत का अंदाज़ा भी लोगों को नहीं है पिछले कई सालों से। कितने इफेक्टिव रहेंगे? ये देखिए, राम प्यारा राम 6 बार का MLA थे, यानी 30 साल, और उसके बाद से कोई MLA नहीं रहा यहाँ कांग्रेस का, ठीक है। तो कम से कम 40-50 साल में यहाँ कोई ऑफिस नहीं था अपना पार्टी का,
अबू नासिर का हम लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं, हमसे बहुत छोटा भाई की तरह है कि उसने एक ऑफिस दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हर वार्ड में माने कोट इलाका के हर वार्ड में एक ऑफिस होने चाहिए और उस ऑफिस से काम हो। क्योंकि आप देखिए बाया मुहाज के वक्त मुसलमानों का नौकरी बिल्कुल नहीं हुआ, 1.69% था। सिद्धार्थ शंकर राय के वक्त में मुसलमानों की नौकरी 14.17% था। और आज ममता के, जबकि वो मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को ब्लैकमेल करके अपना वोट बटोरती है, लेकिन जहां मुलाजमत का मामला आता है, मुसलमानों के हक की बात क्या आता है, वहाँ वो पीछे हट जाती हैं। आज के दिन 1% भी मुसलमान सरकारी मुलाजमत में नहीं है। इसका डिमांड हम करेंगे। कमरू जमा साहब, देखा जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली में जो रिजल्ट आई केजरीवाल जी के साथ, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अगर अलायंस नहीं करती है, क्योंकि बात हो रही है कि राइट विंग्स ताकत को, जो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करी, उन्हें रोकने की बात हो रही है। इसी तय पर जो है इंडिया गठबंधन बना। और अगर ऐसा देखा जा रहा तो बंगाल में टीएमसी के साथ अगर अलायंस नहीं हो तो कहीं ना कहीं नुकसान होगी, कांग्रेस उन्हें भी डेट पहुँचाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस किसी को माने नुकसान करने के लिए नहीं आया। कांग्रेस यहाँ खड़ा होगी जीतने के लिए और मजबूती के साथ लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नासिर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, वार्ड 78 में आज नई पार्टी ऑफिस की रस्म इफ्तिताह की गई है। क्या कहना चाहेंगे तमाम वर्कर से और तमाम लोगों से? एक ही बात कहना है कि झूठ का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार जब से आया, आने का पहले से ही झूठ फैलाने वाला सरकार है। झूठ का बुनियाद पे सरकार टिका है। नफरत इन लोग का मेन एजेंडा है। और हिंदू मुस्लिम, आज मुसलमान टारगेट में है, कल क्रिश्चियन टारगेट में होगा, बाद में सिख टारगेट में होगा। इसलिए नफरत का बाज़ार को बंद करके मोहब्बत का दुकान खोलना है। राहुल गांधी का हाथ को मजबूत करना है। इस बीजेपी का सरकार को सेंटर से हटाना है। और बीजेपी का सरकार को सेंटर से हटाने के लिए कि आज जितना लड़का लड़की, यंग लड़का लड़की यहाँ पे आए। अब से थोड़ी देर पहले जो है अपने भाषण में प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के श्री शुभंकर सरकार जी ने कहा कि बूथ लेवल पर जो है जो कर्मी है उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बूथ है तमाम कर्मी को लाने की ज़रूरत है कांग्रेस में। इस पर कैसे काम करेंगे आप लोग? शुभंकर सरकार का बोलने के बाद हम सोचा था बोल दे बात को। 2014 में जब इलेक्शन, MP इलेक्शन चल रहा था, एजेंट देने का बात था, तो निर्वेद माला राय हम लोग का कैंडिडेट थी। निर्वेद उसका सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस में रिज्जू है शायद, यहाँ पे हम लोग 5-6 आदमी गए थे। तो निर्वेद राय बोला कि आपका जो 56 बूथ है, संपत बूथ में 56 आदमी निकलेगा। तो हम लोग एक एक बूथ में 3-3 आदमी का नाम लिस्ट करके लेके गए थे और उनको सामने रख दिए थे। चुप हो गया था। एक एक बूथ में हम लोग 3-3 आदमी का बूथ वर्कर निकाल दिया था उस टाइम में। तो मेहनत करने से होगा। उसका बाद से मेहनत नहीं हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर है। अब लड़का लड़की लोग को हम लोग मेहनत करके फिर निकालेंगे। बूथ लेवल पर लेकर ही जाना होगा। भाई, सबसे इम्पोर्टेंट आपको मुबारकबाद कि आपका दिलेरी का बहुत मुबारकबाद देंगे कि आज ये तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, यहाँ पर इनमें हम ये देखते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है या कुछ कोई बोलता है तो किसी न किसी केस में हो, आर्म केस में हो, ड्रग्स केस में हो, उसको फंसा करके अंदर किया जाता है। आपके अंदर ये जो हिम्मत आपने दिखाया है कि अपना घर कांग्रेस पार्टी को दिया, आपको डर नहीं लगता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो? डरने का क्या बात है इसमें तो डरने का कोई बात नहीं। हम लोग सीधा साधा आदमी हैं, हम लोग वाइट कॉलर वाले। हम लोग को क्या केस में फंसाएगा कोई? मान लीजिए अगर फंसाया तो? नहीं, फंसा नहीं पाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप मेरे साथ में हम लोग का आवाम है, सभी कोई है, वो सब कुछ क्या है नहीं है वो तो सब में आ जाएगा। ऐसा कोई डर नहीं है। और हम लोग दिल से कांग्रेस को चाहते हैं। इस वजह से हम लोग आज से नहीं, हमारा परिवार पूरा मैंने कई साल से हम लोग कांग्रेस को करते हैं। इसी वजह से हम लोग कांग्रेस में, हम लोग नस में कांग्रेस है, खून में ही कांग्रेस है हम लोग। नासिर साहब, कांग्रेस इससे पहले भी जो है पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ 2011 में अलायंस के साथ आई थी बंगाल में, और फिर देखा गया कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जब तृणमूल कांग्रेस से हट गई अलायंस से, उसके बाद देखा कि लेफ्ट के साथ अलायंस में आई और पिछले 2 टर्म लेफ्ट के साथ अलायंस में रही। तो इस बार क्या लगता है कि कुछ ऐसा हुआ तो आप लोग किसके साथ फिर रहेंगे? बात ऐसा है कि 2011 में जो झूठ का सरकार हुआ था, उसका बैकग्राउंड जो था, उसका बैकग्राउंड 2 था। पहला बैकग्राउंड था कि यूपीए गवर्नमेंट का जो
बुनियादी काम हुआ था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, ये 100 दिन का काम जो है, ये जो अभी मोदी सरकार बोलता है 80 करोड़ लोग को हम लोग मुफ्त खाना दे रहे, ये सब कांग्रेस का टाइम का देन है। उस टाइम में इतना जो अच्छा काम हुआ, उसका फल था 2011 का इलेक्शन, और कांग्रेस का उंगली पकड़ के ममता बनर्जी आई थी। 34 साल का वाम फ्रंट को हटाना ममता बनर्जी उसका कभी कामयाब नहीं होता। तो और उसके पीछे और एक हाथ था, जैसा मनमोहन सिंह का सोशल वेलफेयर एक्ट बना है, जैसे नाम आपको गिनाए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, तो सब है उसमें। वैसा ही 2009 में एक सरकार आने के बाद 2004 में 2005 में 2 कमीशन बना था, एक सचर कमेटी और एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन। सचर कमेटी बताया था कि बंगाल में मुसलमान का हालत हर लेवल में, हर लिहाज से बहुत पीछे है, चाहे वो नौकरी का सिलसिला हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मुसलमानों इलाका में हेल्थ सिस्टम हो, मुसलमान इलाका में पानी, मुसलमान इलाका में स्कूल, कुछ नहीं था, बहुत कम था। तो सचर कमीशन कमेटी जो था, इसका जब रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आया हुआ 2010 में जी, पब्लिक हुआ, रिपोर्ट आ गया था जी। 2006 में, लेकिन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया 2010 में। और मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट भी लगभग उसका 1-1.5 महीना 2 महीना के अंदर ही आ गया। मिश्रा कमीशन में बताया गया, सचर कमेटी में देखा गया कि कांग्रेस का पॉपुलेशन यहाँ पे 24.1% था। गुजरात में मुसलमान का पॉपुलेशन था 5.6। जिस गुजरात को सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोला था मोदी को गुजरात दंगा के बाद, वहाँ पे मुस्लिम का सरकारी नौकरी में 6.5% था। यानी कि यहाँ से भी बदतर था, वहाँ से भी गुजरात से बदतर नौकरी में या एजुकेशन में मुसलमान का बंगाल में था। ये सचर कमेटी आने का बाद अब मुसलमान का आँख यहाँ पे खुला। जो मुसलमान इन ब्लॉक कांग्रेस को वोट, CPM को वोट देता था, वो मुसलमान का आँख खुलने के बाद में मुसलमान तब देखा कांग्रेस और TMC का जोट हो रहा, तो कांग्रेस का असर वहाँ पड़ा, उसका फ़ायदा पहुँचा। सचर कमेटी का रिपोर्ट, मिश्रा कमीशन जो बना, मिश्रा कमीशन स्टेट बोला, सचर कमेटी तो डायग्नोसिस क्या, बीमारी क्या है, उसका इलाज बताया मिश्रा कमीशन। जो मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन चाहिए नौकरी में, हर तालीमी अदारा में, और नॉन मुस्लिम जो है माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, वो लोग को 5%। तो इसका इफेक्ट जो है 2011 में पड़ा था। अब बात है कि ममता बनर्जी तो बेईमान है, जिस पेट से वो निकली है उस पेट में लात मार के अपना पार्टी बनाई है। तो कांग्रेस का साथ जोड़ बनाए, जोड़ बनाने के बाद ही कांग्रेस के एमएलए को खरीदना शुरू कर दी, और उसके बाद कभी रुपया से, कभी केस के जरिए से, उसके बाद कांग्रेस को आस्ते आस्ते थोड़ा सा कांग्रेस का हालत ख़राब हुआ है। अभी हम लोग को नेशनल इंटरेस्ट देखने के लिए कभी हम लोग को अगर CPM का हाथ पकड़ना पड़ा है, अगर हाई कमांड सोचता है कि CPM का हाथ पकड़ के TMC का, अगर TMC बीजेपी का साथ हाथ पकड़ता है, एक वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि CPM पार्टी भी इनडायरेक्टली बीजेपी का साथ दिया 1989 के इलेक्शन में, BP सिंह जब सरकार में आया। लेकिन कांग्रेस कभी बीजेपी का साथ, RSS वालों का साथ कांग्रेस साथ नहीं देता है। ये तो बाद में मैंने पॉलिटिक्स तो जिसमें पॉलिटिक्स में कोई बात आखिरी बात नहीं होता है। अब हाईकमांड सोचेगा कैसे क्या करेगा, स्ट्रेटेजी लेगा। बीजेपी सरकार इसमें अनाउंसमेंट की है, जो जनगणना होगा उसमें मुसलमानों की भी जाति जनगणना होगा, तो आपको लगता है बीजेपी सरकार तो अंडर कंपल्शन किया है। 5 साल से राहुल गांधी हर स्टेट में ये बात बोल के आया है, जाति जनगणना होना चाहिए। मुसलमानों में भी, मुसलमानों में वो पूरा कह रहे हैं, और वो जाति जनगणना इसलिए होना चाहिए कि 10 से 12% अपर कास्ट है। ये 10 से 12% अपर कास्ट लगभग 55-56% नौकरी, वो लोग नौकरी में या तालीम अदारा में लोग है। तो राहुल गांधी का कहना है जिसका जितना आबादी उसका उतना हिस्सेदारी, तो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होना चाहिए। तो जिसका जो जाति का जितना आबादी है उसको उस हिसाब से दो। मुसलमान का अगर आबादी, मुसलमान का पिछड़ों का आबादी जितना उसको दो। मुसलमान तो एज रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं मांग रहा, मुसलमान मांग रहा कि हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सचर कमेटी का जो मेन थीम था, सचर कमेटी तो इसलिए बना भी था
ताकि वहाँ पे यूपीए का चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, हाँ मौला एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसलिए सर्च कमेटी बन पाया था। सर्च कमेटी का आप लोग देखिएगा, रिपोर्ट के ऊपर में लिखा है, वो जो कमेटी बना था टू आइडेंटिफाई द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज और मुस्लिम माइनॉरिटीज़। सिर्फ मुसलमानों का लिए सर्च कमेटी बना था कि मुसलमानों का सोशल कंडीशन कैसा है, उनका एजुकेशन कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ये जानने के लिए वो बना था। सिर्फ मुसलमानों के लिए सर्च कमेटी बना और मिश्रा कमेटी सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए बना। खाली मुसलमान उसमें नहीं है, उसमें मुसलमान शामिल है। तो अगर जाति जनगणना होता है, देखा जाता है कि मुसलमान भी इतना परसेंट बैकवर्ड है इकोनॉमिकली या सोशली, तो मुसलमान को मिलेगा, आबादी रिजर्वेशन मिलेगा। और एक खास आखिरी सवाल थोड़ा सा कि पश्चिम बंगाल में उर्दू के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रहा है। फिर से आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट सर्विस जो एग्जाम होता है उसमें उर्दू का हटा दी। उर्दू नहीं, सिर्फ उर्दू ही नहीं, उर्दू, हिंदी, उड़िया जो लैंग्वेज से बच्चे पास होकर के गए उनके साथ बेइंसाफ़ी हुआ है, क्योंकि बंगला मस्ट बी कर दिया गया है। जिसके वजह से क्या होगा कि जो लड़का जो उर्दू मीडियम से, हिंदी मीडियम से या उड़िया मीडियम से पढ़ के 10 पास करेगा तो वो प्यून के लिए भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, तो बांग्ला मस्ट भी करने वजह से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो ये जो हुआ है इसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि बांग्ला को तेजी से आप पढ़ाओ या फिर कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसके वजह से वो एग्ज़ाम कम से कम पार्टिसिपेट कर सके और वहाँ पास कर सके? ऐसा बात तो नहीं ऐसा है, क्यों है? ऐसा बात नहीं है। आप लोग को याद है कि नहीं, जब 77 में लेफ्ट फ्रंट का सरकार आया था, उन लोग का जो घोषणा पत्र था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें लोग लिखा था कि हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम लोग उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज मादरी ज़बान बनाएंगे, सेकेंड मादरी ज़बान बनाएंगे। इससे क्या होता कि जितना भी सरकारी दफ्तर है उसमें कम से कम एक आदमी, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे हेल्थ सेंटर हो, कोई भी हो, एक तो उर्दू जानने वाला, वो मुसलमान होगा ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उर्दू जानने वाला, लैंग्वेज जानने वाला हो। उर्दू जानने वाला होगा। तो लेकिन वो सरकार में आने का बाद पूरा पलट गया, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट पूरा पलट गया। उस टाइम में तहरीक चला था, तो तहरीक चला था काजमी साहब का लीडरशिप में। वो सियालदा में एक कॉलेज है, उस कॉलेज का उर्दू का प्रोफेसर थे, उनका क़यादत में एक तहरीक चला था। लगभग 3-3.5 महीना हम लोग स्पेनिश में धरना देके बैठा था कि उर्दू को सेकेंड मादरी ज़ुबान डिक्लेयर किया जाए, ताकि गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में था। हम नाम, उनका नाम ने काजमी साहब नाम था प्रोफेसर। हाँ, तो उस टाइम में ज्योति बाबू राइटर्स बिल्डिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, करके बोले कि रथ একটা पाकिस्तान बानिए से একটা कि उर्दूस्तान बनाबे। ये 1987-88 का बात है। उसका बाद भी वो वाला ख़त्म हो गया। तो वो आंदोलन था सेकेंड उर्दू ज़ुबान बनाने का। और अभी का जो मसला आप बोल रहे, ये मसला ये है कि इसमें बताया गया कि सरकारी नौकरी पाने का बाद में एक तो सरकारी दफ्तर में जो लोग भी कन्फर्मेशन होगा नौकरी का, उसको बांग्ला लैंग्वेज का एक तो सेंस होना चाहिए। कम से कम 5-6 पढ़ने वाला बच्चा, बांग्ला बच्चा जितना नॉलेज होता है उतना सेंस होना चाहिए। ये सिर्फ बंगाल का नहीं, सारा हिंदुस्तान में जितना भी स्टेट है सबका स्टेट पॉलिसी है कि अपना स्टेट का एक तो लैंग्वेज पढ़ना लिखना जानना चाहिए। उसको जब तक उसमें क्लास 7-8 का स्टैंडर्ड को लोग इम्तहान देता है। आज भी WBCS हो चाहे PSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, नौकरी मिल गया, नौकरी मिलने के बाद में वो 6 महीना आपको इसमें रहेगा, ट्रेनिंग प्रोविज़न में रहेगा। वो एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम पास करेगा बांग्ला वाला, वो तब उसका कन्फर्मेशन होगा। ये आज भी ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी आज का नहीं है, सब जगह का है। मेरा सवाल ये है कि ये बात सही है, लेकिन क्यों ना दूसरे लैंग्वेज की तरह, जैसे आपको हिंदी मस्ट है, मदर लैंग्वेज है, तो इंग्लिश जैसे आपको पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, तो बांग्ला को क्लास 1 से क्यों नहीं पढ़ाया जाए? ये मस्ट कर दिया जाए, सबसे अच्छा तरीका ये ऐसा नहीं हो तो आप सकता। बच्चों को हम लोग जब स्कूल में पढ़े थे, हम लोग का 5-6 तक
हाँ 6 तक बांग्ला था, उसके बाद में एडिशनल नहीं नहीं, बांग्ला बांग्ला हम तो बांग्ला इस मीडियम में पढ़ा, बांग्ला इंग्लिश था हम लोग का। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 क्लास में हम लोग का तो थर्ड लैंग्वेज था। कोई संस्कृत लेता था, कोई पर्शियन लेता था, तो हम लोग का 5, 6 में थर्ड लैंग्वेज था हिंदी, और हिंदी मस्त था, हिंदी सीखना होगा। ठीक है सर, थैंक यू।